ओ, सर नहीं पहुंचे। रास्ते में हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू बताने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक डाउट था। हाँ बच्चे बोलो। सर जो रेस्टिंग में था ना पोटेंशियल, मतलब हाँ, जो रेस्टिंग बाहर, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हाँ हाँ। हाँ जो बाहर में पॉजिटिव और अंदर में माइनस था, वो जो उसके जो मेन फैक्टर्स है, वो उसको बताओगे कैसी डायरेक्टली? जो मेन क्या थे? मेन जो 3 फैक्टर्स थे ना। 3 फैक्टर्स। हाँ ठीक है, बता देता हूँ। देखो देखो, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। ये ज्यादा है, यहाँ पर सोडियम ज्यादा है। बाहर की तरफ क्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं, लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करें तो अंदर की तरफ जो एनायंस है, जो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स वगैरह अंदर की तरफ जो एनायंस है वो ज्यादा है। इसका अमाउंट सिग्निफिकेंटली ज्यादा होने की वजह से अंदर क्या हो जाता है, माइनस चार्ज, बाहर प्लस चार्ज। एक तो ये फैक्टर हो गया, मतलब बैलेंस आयन किस तरीके से है वो। दूसरा कि ये पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा होती है। पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो पोटेशियम चैनल होते हैं वो ज्यादा लीकी चैनल होते हैं। ये ज्यादा है, परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए बढ़ गई, तो क्या होगा, पोटेशियम यहाँ से इजीली रेस्टिंग कंडीशन में जो है वो बाहर निकल जाएगा। पोटेशियम इधर से बाहर निकल जाएगा तो क्या, प्लस चार्ज बाहर जाता है, बाहर जा रहा है तो बाहर प्लस होगा, अंदर माइनस होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है। तो इन सब फैक्टर की वजह से बाहर की तरफ क्या होता है, प्लस चार्ज ज्यादा होता है और अंदर की तरफ माइनस ज्यादा होता है। इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो माइनस 70 मिलीवोल्ट के आसपास होता है। सर सोडियम पोटेशियम पंप तो ओनली रिपोलराइजेशन होगा तब काम करता है ना? नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो उसके पहले भी काम करते हैं। जिस टाइम पे रिपोलराइजेशन हो चुका होगा ना, उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप, तुम एक बात ध्यान रखो कि सोडियम पोटेशियम पंप सिर्फ डीपोलराइजेशन के टाइम पे बंद है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्लोज है कब, डीपोलराइजेशन के टाइम पे। बाकी पूरे टाइम पे क्या है, वो ओपन है। अदरवाइज क्या है, ऑलवेज ओपन। समझ गए क्या? सर और एक मैकेनिकल चैनल होता है, वो कब काम आता है? मैंने बताया तो सही,
कि जब कोई इम्पल्स आया हमारे पर, किसी ने छुआ है, हमको टच किया है या पिन लगाया या कुछ इस टाइप का, तो उस टाइम पे यानी जब इम्पल्स प्रोपगेशन एक्शन एक्शन पोटेंशियल बनना स्टार्ट होगा, ठीक उस टाइम पे मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल जो है वो ओपन होंगे, यानी -70 से -55 मिलीवोल्ट तक ले जाने के टाइम पे मेन रोल जो था वो किसका था, वो मैकेनिकल सोडियम चैनल का था। ठीक है सर, और इसी को थ्रेशोल्ड वैल्यू भी बोलेंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि -55 के बाद ही तो शूट हुआ, नहीं यदि उससे कम रह जाता तो फिर क्या होता, तब ये शूट नहीं करता, वापस से 0 पे -70 पे आ जाता। ठीक है ना। थैंक यू। और बोलो, देखो ये बहुत लॉजिकल पार्ट है, यदि समझ में आ गया बहुत आसान है, नहीं आया तो फिर बच्चे बार बार पढ़ते हैं कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम। यस सर। ठीक है, ए तो बहन लक्ष्मी माइक ऑफ कर यार। हाँ बच्चे माइक वाइक ऑफ कर लो। चलो, तो अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली द मेन सेंटर, जहां पे क्या होगा, जहां पर हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही है उनका क्या होगा, एनालाइज होगा, प्रोसेसिंग होगी, मेमोरी होगी, वो सारी चीजें होगी, या मेन जो कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जो भी एक्टिविटीज चल रही है, उन एक्टिविटी का मेन कंट्रोल कहाँ से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सीएनएस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, सीएनएस के अंदर दो मेन पार्ट हैं, दो ही पार्ट है, कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दो पार्ट आते हैं किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया था हमने, एक्टोडर्मल ओरिजिन में होता है ये सब। ठीक है, और डेवलपमेंट के टाइम पे जो न्यूरल ट्यूब बनी थी उस न्यूरल ट्यूब से ये बनता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट की बात करें तो अराउंड 70 to 80% डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कब इनका डेवलपमेंट 70 to 80% तक कंप्लीट हो जाएगा, किस टाइम पे, 2 इयर्स में, ब्रेन की स्पेशली बात करें। और कंप्लीट ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो 6 ईयर तक हो जाता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन completes in 6 years। 6 साल में, लगभग 5 से 6 साल में ब्रेन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह बनने सब कुछ बन जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड की यदि हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लगभग 5 साल तक कंप्लीट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट्स इन 4 to 5 years। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं डेवलपमेंट। यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ये है ब्रेन। और जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कैनाल बना था, उस स्पाइनल कैनाल के अंदर होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। बाकी जो नर्व्स दिख रही हैं वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम देखेंगे किसके बारे में, ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की बात देखो, ह्यूमन ब्रेन के अंदर हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है इसका, वेट जो है, वेट अराउंड 1.4 kg, लगभग इतना वेट होता है। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होगा। अराउंड 1.4 kg जो है इसका वेट होता है। डिफरेंट लोब्स होते हैं, बहुत सारे गारे सेल का ऐसे सब स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं कि ब्रेन जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ, हम अपने ब्रेन के अंदर मेनली देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स,
एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। यस। फोर ब्रेन के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, प्रोसेनसिफेलॉन। प्रोसेनसिफेलॉन फोर ब्रेन के लिए। दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको? मिड ब्रेन को बोलते हैं हम मीजेनसिफेलॉन। मीजेनसिफेलॉन। और जो थर्ड पार्ट है उसे बोलते हैं हम हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के को हम बोल देते हैं रोम्बेनसिफेलॉन। क्या बोल देते हैं? रोम्बेनसिफेलॉन। तो ये थ्री पार्ट हैं हमारे ब्रेन के, ठीक है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन वाला जो पोर्शन, अब ये तो एक्सटर्नल डायग्राम है ना, इसके अंदर हमको सारे पार्ट क्लियर नहीं दिखेंगे, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में डिटेल में भी। फोर ब्रेन जो है उसको यदि मैं फर्दर डिवाइड करूं तो फोर ब्रेन जो है उसे मेनली टू पार्ट में या फिर हम उसे थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली टू पार्ट होते हैं लेकिन टोटल थ्री पार्ट होते हैं। हमारे अंदर एक पार्ट जो है वो लेस डेवलप्ड है, इसलिए मैं उसको लास्ट में लिखूंगा। कौन कौन से हैं वो थ्री पार्ट? एक होता है इसके अंदर सेरेब्रम। सेरेब्रम थैलेमस। एक नहीं, सेरेब्रम होगा एक पार्ट, ठीक है? दूसरा जो है फोर ब्रेन का जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा थैलेमस। हाइपोथैलेमस वाला जो पोर्शन है उन सबको मिला के बोलते डाइसेफेलॉन। डायनसिफेलॉन बोलोगे, है ना? इस डायनसिफेलॉन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, वो सारा पार्ट आएगा डायनसिफेलॉन के अंदर, ठीक है? सर और एपिथैलेमस मतलब पिनियल ग्लैंड ना? एपिथैलेमस वाला पार्ट जो पिनियल ग्लैंड है, तो बिल्कुल सही बात है। तो सेरेब्रम, डायनसिफेलॉन और थर्ड जो है वो है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब या नोब। जो कुछ एनिमल्स है जिनके अंदर तुम देखते हो कि सूंघने की पावर बहुत भयानक होती है, बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर ये लोब जो है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है। वन ऑफ द मेन पार्ट, यानी बड़ा पोर्शन बना देगा फोर ब्रेन का। हमारे अंदर काफी रिड्यूस सा छोटा सा पार्ट बनाता है, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं देते। और हमारी एनसीईआरटी में तुमने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ऐसे दिया हुआ है ना। लेकिन अपन पढ़ रहे सेरेब्रम, डायनसिफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी, ठीक है? हम डिटेल में देखेंगे। मिड ब्रेन जो है इसके अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से बता सकते हो क्या? एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है? दूसरा होता है क्रूरा, क्रूरा सेरेब्राई, क्रूरा सेरेब्री, ठीक है? ये पार्ट होता है। और हाइंड ब्रेन जो है उसके अंदर अगेन थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हाइंड ब्रेन के अंदर थ्री पार्ट कौन कौन से होते हैं? मेडुला ऑब्लांग, सेरिबेलम। सेरिबेलम अगेन एक बड़ा सा पार्ट आ गया, इसको सेरिबेलम जो है उसको हम स्मॉल ब्रेन या स्मॉल सेरिब्रम भी बोल देते हैं। सेरिबेलम के ठीक नीचे पॉन्स, पॉन्स मेडुला ऑब्लांग, और उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? तो ये सारे पार्ट हो गए किसके? ब्रेन के। क्लियर हो गई बात? तो एक बार तो सारे नाम ध्यान रखना। अब ये स्ट्रक्चर यदि मैं तुम्हें दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूँ? देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा। मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा कलरफुल पार्ट जो है वो, यानी यहां से स्टार्ट करो, एक मिनट जाओ, देखो इसके अंदर ये वाला पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पार्ट यहां से लेकर के ये पूरा पोर्शन, ये जितना भी रेड कलर से मैंने कवर किया है, ये पूरा पोर्शन क्या है? ये है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन है ये। इस फोर ब्रेन के अंदर सबसे मेजर पार्ट जो आ गया वो है सेरिब्रम, ठीक है? यहाँ पर होगा छोटा सा एक लोब, यहाँ पर ऑप्टिक लोब इस जगह पर, ठीक है? और ये वाला पोर्शन कौन सा पार्ट?
इसके अंदर ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये है डायनसेफेलॉन, ये डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो ये पूरा फोर ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन की यदि हम बात करें तो इसके ठीक पीछे, यहां से लेकर के यहां तक, बस यहां से थोड़ा सा और नीचे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि मैं तुम्हें बता रहा हूं तो ये वाला पोर्शन यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पोर्शन जो है ये है मिड ब्रेन। ठीक है, और इसके नीचे वाला सारा पोर्शन है हाइंड ब्रेन, जिसके अंदर आ गया तुम्हारा क्या, जिसके अंदर ये सेरिबेलम आ गया, ये पॉन्स आ गया और ये मेडुल्ला ऑब्लंगेटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अभी मैंने तुम्हें दिखाए। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पर हमने देखा कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। यदि हम इसी को वेंट्रली देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, अभी ये वाला डायग्राम तो लेटरल व्यू का था, यदि हम नीचे से देख रहे हैं तो फिर हमें दिखेगा क्या, हमें दिखेगा डिफरेंट पार्ट एंटीरियर ब्रेन, फोर ब्रेन के, मिड ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के। तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये सारा का सारा फ्रंटल लोब वाला पार्ट, ये टेम्पोरल लोब वाला पार्ट, ये क्या है, ये दोनों के दोनों फोर ब्रेन के पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। मिड ब्रेन यहाँ पर होगा, ये देखो, और बाकी सारा ब्लू वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वो हाइंड ब्रेन वाला पोर्शन होता है। तो ये इंफीरियर व्यू है। सारी स्ट्रक्चर को हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना भी है यहाँ पर। तो इससे पहले कि हम इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ें, हम देखते हैं ब्रेन की कवरिंग। ब्रेन क्या है, स्कल के अंदर है। ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है स्कल के अंदर। और यहाँ पर ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेन मेनिंजेस। ब्रेन मेनिंजेस, देखो ये स्कल है, इसके नीचे और ब्रेन के बीच में जो भी मेम्ब्रेन्स है, कवरिंग है, उसे हम बोलते हैं ब्रेन मेनिंजेस। और ब्रेन के अंदर 3 मेनिंजेस है। कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली होती है ड्यूरा मैटर। क्या होता है, ड्यूरा मैटर। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, सेकेंड नंबर पे होता है एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड। और थर्ड नंबर पे है पाया मैटर। तो तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो, डीएपी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, डीएपी तुम ध्यान रखना। तो ये 3 लेयर प्रेजेंट है। अब ये ड्यूरा मैटर वाली लेयर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ड्यूरा मैटर वाली लेयर जो है बिल्कुल स्कल के नीचे। सपोज ये हमारा स्कल है और स्कल के अंदर कैसा होता है बोन, ये कॉम्पैक्ट वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिप्लॉइड टाइप का बोन होता है ना, यहाँ पर स्पॉन्जी पोर्शन है इसका। तो ड्यूरा मैटर जो है उसकी 2 लेयर होती है। ड्यूरा मैटर की एक ही लेयर नहीं होती, 2 लेयर होती है। 2 लेयर में से क्या होगा, 2 लेयर में से तुम देखोगे कि एक लेयर चिपकी हुई है किससे, एंडोस्टेम वाली लेयर से, यहाँ पर। ठीक है, एंडोस्टियल लेयर हो गई ड्यूरा मैटर की। और दूसरी होती है मेनिंजियल लेयर, यहाँ पर होती है मेनिंजियल लेयर। ठीक है, इनके बीच में क्या हो सकता है, इनके बीच में स्लाइड जो है, एक साइनस जो है वो प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम ड्यूरल साइनस। यहाँ पर क्या है, ड्यूरल साइनस या सब ड्यूरल स्पेस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल डायग्राम जो है उसके अंदर ड्यूरा मैटर की 2 लेयर है, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर, और उसके बीच में जो साइनस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरल साइनस। अब इसके नीचे होता है नेक्स्ट लेयर जो जिसे बोल रहे हैं एरेक्नॉइड। अब एरेक्नॉइड लेयर की एक खास बात है, क्या खास बात है, इसके नीचे जो लेयर होगा वो होगा एरेक्नॉइड। और एरेक्नॉइड लेयर के नीचे कुछ स्पेस होगा, यहाँ पर कुछ स्पेस है, ये स्पेस है। और इस स्पेस के नीचे प्रेजेंट होता है वो लेयर जो ब्रेन के बिल्कुल चिपका हुआ है। कौन सा लेयर है ब्रेन के जो बिल्कुल चिपका हुआ है, पाया मैटर। पाया मैटर, ये पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर के ये पाया मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में जो फ्लूइड होता है वही होता है सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझ गए क्या, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ड्यूरा मैटर जो है उसकी 2 लेयर दिख गई, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। बीच में जो स्पेस है इसे हमने क्या बोल दिया, इसे बोल दिया सब ड्यूरल स्पेस। एरेक्नॉइड उसके ठीक नीचे वाली लेयर, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, इसके नीचे स्पेस जो है वो उसे क्या बोल दिया, उसे बोल दिया सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, जो वेंट्रिकल के साथ में एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है, और सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो होती है पाया मैटर, ये पाया मैटर। और इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा हमारा
ब्रेन वाला पोर्शन, ब्रेन के अंदर जो गायराई सल्काई वो सब प्रेजेंट होती हैं, वो सब यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट लेयर होती है, ब्रेन की कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रेन मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन मेनिंजेस में भी हम क्या देखते हैं, जो अभी ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं फोर ब्रेन का, तो जैसे ये तो लेटरल व्यू दिख रहा है, फ्रंट ऊपर से यदि हम देखें तो ब्रेन कैसा दिखेगा हमें, कुछ इस टाइप से हमें ब्रेन के अंदर दो पार्ट दिखेंगे, दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पर बीच में ये जो डिप्रेशन होता है, इसको बोल देते हैं हम सेंट्रल सल्कस। ये क्या है, ये होता है सेंट्रल सल्कस। इस सेंट्रल सल्कस के अंदर जो ब्रेन मेनिंजेस होता है, यानी ब्रेन मेनिंजेस की लेयर जो है वो इसके अंदर यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। कैसे, जैसे यदि हम इसको बीच से काटते हैं तो ये हमें अंदर की तरफ दिखाई देता है, ऐसे इस सल्कस में एम्बेडेड। तो उसे बोल देते हैं हम उसे हम बोल देते हैं फाक्स सेरेब्राई, फाक्स सेरेब्राई बोल देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर बनता है टेंटोरियम सेरेबेलाई। ठीक है, टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसलिए टेंटोरियम। और यहाँ पर बनता है फाक्स सेरेबेलाई, सेरेबेलम के बीच में जो होगा वो क्या होगा, फाक्स सेरेबेलाई। तो यहाँ पर जो ब्रेन मेनिंजेस है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फाक्स सेरेब्राई। और यहाँ पर क्या बनाते हैं, फाक्स सेरेबेलाई और सेरेबेलाई। और यहाँ पर इनके ऊपर जो बनाएंगे वो होगा टेंटोरियम सेरेबेलाई। तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन मेनिंजेस से बनती है। तुम्हें तो सिर्फ इतना सा लेयर का नाम ध्यान रखना है। इसमें तुम्हारे काम की बात क्या है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो चैप्टर बहुत लंबा खींच जाएगा। मैं इसमें से तुम्हें ना फील्ड काम की बातें बताता हूँ। देखो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, हमको जरूरत पड़ेगी, तुम्हें ध्यान रखना है ब्रेन मेनिंजेस क्या होता है, ब्रेन के ऊपर कवरिंग। और ब्रेन मेनिंजेस में कौन कौन सी लेयर होती है, ये तीन लेयर होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। और ये ध्यान रखना कि एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस है उसे सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं, और वहां पर होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इतनी बात ध्यान रह जाएगी सब बच्चों को। यस सर। सीएसएफ की यदि हम बात करें तो सीएसएफ जो होता है वो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या करता है, इसको बेयोन्सी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बेयोन्सी टू द ब्रेन। यानी ब्रेन जो है वो एक तरीके से इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ब्रेन जो है वो इसके अंदर तैर रहा है, वो उसको थोड़े बहुत जो इम्पैक्ट होंगे उनसे बचाएगा। ठीक है, और इसका कंपोजिशन क्या होता है, इट इज सिमिलर टू लिम्फ। जो लिम्फ है उससे सिमिलरिटी शो करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन के अंदर होगा, और ये फ्लूइड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर, ब्रेन वेंट्रिकल्स में होगा, present in brain ventricles and central and spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होगा, कहां पर, एक तो दो जगहों पर है, एंड स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड के अंदर भी क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगा सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो ब्रेन वेंट्रिकल में है, एक यहाँ पर एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर है, सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर है, और स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल के अंदर होता है कौन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कई बार ब्रेन वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो क्या करते हैं सीएसएफ जो है उसको एस्पिरेट करते हैं डायग्नोसिस वगैरह के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई सबको, ब्रेन मेनिंजेस क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, चलो। सर हाँ हेलो बच्चे, सर। सर वो क्या बोलते हैं, जो ड्यूरामेटर होता है उसका जो अपर लेयर होता है वो स्कल से टच्ड होता है। यस यस बच्चे, वो स्कल के साथ में फ्यूज होता है। ओके सर। ठीक है ना, वो स्कल के साथ में अटैच होगा, कॉम्पैक्ट है, फाइब्रस टाइप का लेयर। ठीक है, ओके सर। वहां पर क्या होता है ना, वहां पर कहीं कहीं पे जहां पर साइनस है बस वहां पर एपिड्यूरल स्पेस हो सकता है। एबनॉर्मली यदि यदि कहीं पे तुमको ज्यादा फ्लूइड वगैरह दिख रहा है भरा हुआ, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, ये ध्यान रखना। कुछ जगहों पर, कुछ पर्टिकुलर जगहों पर वहां पर एपिड्यूरल स्पेस हो सकता है, लेकिन वो पूरे ब्रेन में नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, है ना, यस सर। पूरे क्रेनियम में नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसके बाद में देखो ब्रेन जो है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब पार्ट्स तो देख लेते हैं, और लोब्स कौन कौन से हैं। लोब्स प्रेजेंट इन सेरिब्रम। मेन पार्ट हमने देखा था क्या,
फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन, ये दो मेन पार्ट देखे थे। तो सेरिब्रम जो है उसके अंदर कौन कौन से लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सबसे आगे की तरफ है बोन्स पड़े थे, याद है, उससे तुम ध्यान रख सकते हो। फ्रंटल बोन के नीचे जो लोब है उसे क्या बोल दोगे, फ्रंटल लोब। उसके ठीक ऊपर पेयर में होगा ये भी पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। पीछे की तरफ क्या होगा, ऑक्सीपिटल लोब। और साइड में जिधर टेम्पोरल बोन था वहां पर होगा टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब। ये चार लोब जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट है। डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं तुम्हें ब्लू कलर से जो बनाया हुआ है वो लोब कौन सा है, ये है फ्रंटल लोब, ठीक है। येलो वाला जो है वो पैराइटल लोब है, साइड में टेम्पोरल लोब है और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब है। अब फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो एक सल्कस होता है, यहाँ पर देखो ये एक सल्कस जैसा बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, उसे बोलते हैं हम, ये जो सल्कस है, ये वाला जो सल्कस है, इसे बोल देते हैं हम सेंट्रल सल्कस। क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल सल्कस। गायरे सल्कस तो बहुत सारी है, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा सा सल्कस बना हुआ है यहाँ पर, किसके बीच में, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। उस सल्कस को हम क्या बोल दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम रुको रुको एक मिनट रुको बच्चों। चलो ठीक है, ये सेंट्रल सर्कस हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, जो टेम्पोरल लोब है और फ्रंटल और पैराइटल का पार्ट है, यहाँ पर जो सल्कस होता है इससे बोल देते हैं हम लेटरल सल्कस। इसे सिल्वियन फिशर या लेटरल सल्कस भी बोल देते हैं। और पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में यहाँ पर भी सल्कस होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोल देते हैं ऑक्सीपिटो पैराइटल सल्कस या पैराइटो, पैराइटल लोब है ना, पैराइटो, ऑक्सीपिटल है तो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये सल्कस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गई बात। सल्कस का मतलब क्या है, डिप्रेशन। तो लोब्स पता पड़ गए कौन कौन से मेन लोब्स हैं, और उनके बीच में जो डिप्रेशन है उनके नाम पता पड़ गए। सेरेब्रम दो हाफ पार्ट से बना हुआ है, एक हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलते थे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम के अंदर। और नीचे से जब तुम देखोगे, वेंट्रल व्यू जब तुम देखोगे, तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये फ्रंटल लोब है, ठीक है, पैराइटल लोब नहीं दिखेगा। नीचे से देख रहे हो इंफीरियर व्यू है, फ्रंटल लोब दिखेगा, पैराइटल नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, टेम्पोरल लोब दिखेगा, ठीक है। ये दो ही लोब तुम्हें, और ऑक्सीपिटल का थोड़ा पार्ट दिखेगा, ऑक्सीपिटल, ये तुम्हें दिखेगा वेंट्रल व्यू से। अब देखो यहाँ पर ये है ऑप्टिक कियाज्मा। जब नीचे से हम देख रहे हैं तो क्रेनियल नर्व निकलती है, उसमें सेकंड क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व है क्या, सेकंड क्रेनियल नर्व क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ पर क्या करती है, कुछ इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्या बन जाता है, ऑप्टिक कियाज्मा। ये ऑप्टिक कियाज्मा है जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व है। और इसके ठीक आगे क्या देख रहे हो, ये एक नोब जैसा तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है, ये क्या है, ये है ऑल्फैक्टरी लोब। तो हमारे अंदर ऑल्फैक्टरी लोब कितना छोटा सा है, इसीलिए अभी पढ़ते टाइम जो फोर ब्रेन का पार्ट था उसमें मैंने ऑल्फैक्टरी लोब जो है उसे कम इंपॉर्टेंस दिया। ये है ऑल्फैक्टरी लोब जो गोला सा बना है, और ये जो लंबा वाला पार्ट है ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ये क्या है, ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो इस तरीके से फोर ब्रेन जो है उसके अंदर एक्सटर्नली हमें क्या क्या दिखाई देगा, इंफीरियर व्यू में हमें ऑल्फैक्टरी लोब दिखाई दे देगा, और सेरिब्रम के पार्ट दिखाई देंगे। सेरिब्रम के अंदर फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और पैराइटल लोब, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। क्या सेरिब्रम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ में आ गया।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें कुछ डिप्रेशन और एलिवेशन भी दिख रहे हैं जो कि एक्चुअल में इसकी सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम गायराई एंड सल्काई बोलते हैं। यानी ब्रेन के ऊपर जो कॉर्टेक्स, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, उसके ऊपर बहुत सारे डिप्रेशंस और एलिवेशंस दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके से ब्रेन के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें बहुत सारे डिप्रेशंस और एलिवेशंस दिखाई दे रहे हैं। ये जो डिप्रेशंस हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सल्कस। सल्कस का मतलब क्या है, डिप्रेशन। एक सिंगल सल्कस है और एक सिंगल एलिवेशन जो है उसे बोलते हैं गायरस। सिंगुलर होता है सल्कस और गायरस और प्लूरल होता है गायराई एंड सल्काई। सो दीज आर द elevations and depressions in cerebral cortex। ये बनाते हैं गायराई सल्काई। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो मेनली किसका बना होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स is mainly made up of non-myelinated neurons, मेनली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं या न्यूरोग्लिया होते हैं। और वो क्या होंगे, दैट इज ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रे मैटर। जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रे मैटर बोल देते हैं। अंदर की तरफ जो मेडुला वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो माइलिनेटेड पार्ट होगा। inner part is made up of myelinated nerve and forms white matter। क्या बनाते हैं वो, व्हाइट मैटर। तो बाहर वाला पोर्शन ग्रे मैटर होता है और अंदर वाला व्हाइट मैटर होता है। गायराई सल्काई जो है सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जो हमें इस डायग्राम से दिख रहा था। और भी देखो अब इसके बाद में डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है हमें। देखो गायराई सल्काई ऊपर वाले पोर्शन में है, कौन से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में। इसके ठीक नीचे क्या देखते हैं हम, कि जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, मान लो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्रॉस सेक्शन में हमें कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो ऐसा दिख रहा है। तो अंदर से यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो हमें डिप्रेशन दिख रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पर जाकर के क्या होगा, कुछ ऐसे फाइबर्स होंगे जो दोनों साइड के ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों साइड के हेमिस्फीयर को, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होते हैं ट्रैक्ट, यहाँ पर है कुछ ऐसा वेंट्रिकल, जो ब्रेन वेंट्रिकल है वो है, ये है ब्रेन वेंट्रिकल। ये वाला पोर्शन यहाँ पर डिप्रेशन एलिवेशन है, तो ये क्या है, ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। कॉर्टेक्स वाले पोर्शन के अंदर ऐसे डिप्रेशन एलिवेशंस प्रेजेंट। तो क्रॉस सेक्शन में हमें कुछ इस तरीके से ब्रेन दिख रहा है, जहां पर हमने क्या देखा, यदि हमने इसको यहां से कट किया हुआ है तो सेंटर से, तो यहां से कट किया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन पूरा क्या है, यहां से लेकर के यहां तक वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट। और ये नीचे जो तुमको एक बैंड जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। यानी दोनों साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम is band of nerve fibers that connect both the hemispheres, both the cerebral hemisphere।
आधा पार्ट जो उसको हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। तो यानी यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रेन की दोनों ऐसे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, तो ये नीचे यहाँ पर कनेक्टेड है किससे, कुछ बैंड से, नर्व की बैंड से, और यहाँ से क्या होता है, दोनों ही पार्ट में, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ न्यूरॉन्स निकलते हैं, और साथ में सेम पार्ट में भी न्यूरॉन्स जो है उसका ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो पूरे ब्रेन के अंदर होगा। मतलब एक पार्ट एक्टिव, ऐसा नहीं होगा कि एक हेमिस्फीयर काम कर रहा है तो दूसरे को पता नहीं है, या दूसरा काम कर रहा है तो पहले को पता नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से ट्रांसफर हो पाएगी और इन्फॉर्मेशन का अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। तो उसमें हेल्प करता है कॉर्पस कैलोसम। अब कॉर्पस कैलोसम की स्ट्रक्चर यदि तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जहां पर तुमने देखा कि एंटीरियर पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं जेनु, और पीछे की तरफ वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं स्प्लीनियम। ये वाला पार्ट जो है कॉर्पस कैलोसम का, उसे बोल देते हैं स्प्लीनियम। बीच में क्या होता है, बीच में यहाँ पर हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो बीच में इसको कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, इस पार्ट को बोल देते हैं हम फॉर्निक्स, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्निक्स। और यहाँ पर बीच में क्या होगा, जो वेंट्रिकल है, ब्रेन वेंट्रिकल वगैरह है वो बनते हैं, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है कॉर्टेक्स की। और इसके नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो होता है क्या, यानी यहाँ पर ठीक जो इसके ऊपर होगा वो थैलेमस होगा, उसके नीचे सबसे ऊपर एपिथैलेमस, फिर थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस होगा। तो क्या कॉर्टेक्स वाली स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स वगैरह भी होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, जो डिफरेंट लोब्स पढ़े हमने, उसकी एक बार फंक्शन देख लो। देखो वैसे तो सेरिब्रम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम जितना भी सोचते हैं, हमारी मेमोरी वाला पोर्शन है, हमारी मोटर एक्टिविटी है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज वगैरह चल रही है, उन सब का जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, उन सब का मेनली कंट्रोल जो है वो कौन करता है, वो करता है हमारा सेरिब्रम। बहुत सारे हायर सेंटर्स जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी बहुत सारे एरियाज लाइक प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, ब्रोकाज एरिया, ऐसे डिफरेंट टाइप के वेरिंग्स एरिया, ऐसे बहुत सारे एरियाज जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल लोब जो है उसका मेन एक्शन क्या है, फ्रंटल लोब के ऊपर प्री मोटर, मोटर और ब्रोकाज ऐसे सब एरिया होते हैं, जिनका फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स थॉट के अंदर थॉट एंड एक्शन, क्रिएटिव आइडियाज, ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन, मेमोरीज इनटू प्लान, मसल बॉडी, मसल मूवमेंट, उसके बाद रियलिटी टेस्टिंग बाय जजमेंट, वो सब इसके कंट्रोल में, इंटेलिजेंस, इनसाइट, एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस वगैरह जो है वो लिम्बिक सिस्टम के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो है वो कौन कर रहा है, फ्रंटल लोब कर रहा है। ठीक है, यदि हम फ्रंटल लोब के बाद में बात करें कि पैरेटल लोब, तो पैरेटल लोब जो है वो मेनली, देखो हम यहाँ पर, तुम ध्यान रखना पैरेटल लोब किधर है, थोड़ा साइड में है। तो यहाँ पर क्या होता है, पैरेटल लोब जो है उसका मेनली किससे, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, सेंसरी परसेप्शन जो है वो पैरेटल लोब का मेन फंक्शन है। टच, पेन, हीट, कोल्ड, ये सारे सेंसेशन जो है वो कहाँ पर एनालाइज होते हैं, पैरेटल लोब के अंदर होते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन जो है वो उसको एनालाइज करना। टेम्पोरल बोन जो है, टेम्पोरल बोन बिल्कुल ईयर के पास वाला जो है वो, तो यहाँ पर किससे रिलेटेड होगा, साउंड, लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, कुछ थोड़ा पार्ट जो है मेमोरी, इमोशन, इनके लिए भी रिलेटेड होता है। और ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो विजुअल जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करने के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं डिफरेंट लोब्स के, वो तुम इसके थ्रू यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद में ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई सेरिब्रम वाला पोर्शन जो है उसकी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, नेक्स्ट पोर्शन है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन सर, हाँ बच्चे, सर ऐसा बोलते हैं ना, जिसमें सलकाई और गिरी ज्यादा होती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा क्यों? यस ऐसा बोलते हैं क्योंकि क्या है, गायराई और सलकाई तुम कंपेयर करोगे तो ह्यूमन के ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, दूसरा चीज की जिसके अंदर गायराई सलकाई ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि सरफेस एरिया यदि ज्यादा हो गया
तो फिर न्यूरॉन्स वगैरह ज्यादा होंगे। तो यदि वो यूज करता है, ऑलवेज नहीं बट यदि वो यूज करता है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक्टिविटी या इंटेलिजेंस है वो रिलेटिवली ज्यादा होगी। तो ये बात जो है वो काफी हद तक सही है, बट वो यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है, सीधे गहरे हल्के से मतलब नहीं है। क्योंकि क्या होगा, देखो ब्रेन का एक काम है मेमोरी, चीजों को एनालाइज करना और ये सारी चीजें। तो हम भी अपने ब्रेन का यदि पार्ट पूरी तरीके से यूज करें, जितना हम सबके पास कॉमनली है, किसी के पास मिनिमम भी है, तो भी वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा यदि वो जितना अभी कर रहा है उसके कंपेयर में, क्योंकि अभी वो बहुत कम पार्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो डायनसिफेलॉन के बारे में। डायनसिफेलॉन जो है वो कौन सा पार्ट होता है? डायनसिफेलॉन जो है फोर ब्रेन का हाइंड पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर ये सेरिब्रम एक बहुत बड़ा पोर्शन आ गया था, उसके बाद वाला। तो यहाँ पर तीन पार्ट होता है, एक होता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो इनके अंदर सबसे ज्यादा पार्ट कौन इंक्लूड कर रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो एपिथैलेमस वाला पोर्शन है वो सबसे नैरो है, वो बहुत थोड़ा सा पार्ट है। यानी कि जो फ्लोर रूफ ऑफ द वेंट्रिकल और द पोस्टीरियर ब्रेन इज posterior part of anterior brain is formed by this epithalamus। एपिथैलेमस वाला पोर्शन जो है वो ये है, ये है एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस जो है वो बहुत थोड़ा सा ही पार्ट बना रहा है, और यही क्या बना देता है, थोड़ा सा पोस्टीरियरली हम देखें तो एपिथैलेमस इज फॉर्मिंग पीनियल ग्लैंड। व्हाट इज पीनियल ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड इज आल्सो कंसीडर्ड एज थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड को हम क्या बोल देते हैं? थर्ड आई। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा एपिथैलेमस का? बोलो, पीनियल ग्लैंड का क्या काम है? पीनियल ग्लैंड मेंटेन्स सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होता है? सर्केडियन रिदम जो डे नाइट के अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज है, स्लीप कब आएगी, अवेकन कब होंगे, किस टाइम पे हम ज्यादा एक्टिव होंगे, कम एक्टिव होंगे, तो वो सारा फंक्शन जो है वो किसके कंट्रोल में होता है? वो होता है एपिथैलेमस के कंट्रोल में। क्लियर हो गई बात? देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर बोलते हैं पीनियल ग्लैंड पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, तो मतलब वो फ्यूचर की बातों को जान जाता है, ऐसे करके बोलते हैं। फ्यूचर की बातों को जान जाता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, कि ना कि कोई ग्लैंड डेवलप हो जाएगी तो हम फ्यूचर की बात को जान जाएंगे। लेकिन पीनियल ग्लैंड जो है वो इनिशियली ज्यादा बचपन में या एज के साथ साथ क्या होती है, थोड़ी रिड्यूस होती जाती है। तो इसीलिए ऐसा तुमने सुन लिया होगा कि मैच्योर होगा तो पीनियल ग्लैंड जो है वो रिड्यूस भी होगी। ठीक है, तो और पीनियल ग्लैंड जो है मतलब लाइट जो है ना उससे एक्टिवेट होती है, या उसके रेस्पॉन्स में ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है मतलब सर्केडियन रिदम वगैरह जो है उसको। ठीक है, थैलेमस की बात करते हैं। हेलो थैलेमस, सर। हाँ बच्चे। सर पीनियल ग्लैंड रिड्यूस क्यों होता है? देखो पीनियल ग्लैंड जो है ना वो एपिथैलेमस का पार्ट, इसका फंक्शन बस सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना है, तो उतनी पावर आ जाती है बस, उससे ज्यादा इसका कोई काम है नहीं, इसीलिए ये रिड्यूस हो जाता है बाद। ठीक है, ओके सर। ठीक है। इसके बाद में देखो थैलेमस के बारे में बात करते हैं। तो थैलेमस जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, वहां पर वो एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ पर थैलेमस जो है वो मेजर पार्ट बनाता है, अराउंड 70 to 80% पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन जो है वो थैलेमस है, एंड इट इज द रिले सेंटर। क्या है? रिले सेंटर है। क्यों? क्योंकि जो एंटीरियर ब्रेन के अंदर जो मान लो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके अंदर नर्व्स वगैरह जो जा रही है वो यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स को। तो थैलेमस का मेन काम है इट इंटरलिंक्स और कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, एंड एक्ट एज रिले सेंटर। इसका क्या काम होगा? रिले सेंटर का काम करेगा। ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर ओके। और सेंसरी मोटर सिग्नल्स वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। देन लोअर पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते थे? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है वो हैंड ब्रेन का सबसे इंफीरियर पोर्शन होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स वगैरह भी होते हैं। ये हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है फीलिंग्स के लिए, कुछ फीलिंग्स के लिए, फीलिंग्स लाइक थर्स्ट, हंगर, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ऐसे सब सेंटर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? वो प्रेजेंट होते हैं इस हाइपोथैलेमस वाले रीजन में।
और हाइपोथैलेमस जो है उससे ही डेवलप हो रहा है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। और तुमको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो इसी का प्रोजेक्शन होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस का जो कुछ पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला, वो क्या करता है, वो कुछ हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन कौन से, लाइक ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, तो ऐसे कुछ हार्मोन जो है वो भी बनाने का काम करता है हाइपोथैलेमस। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डायंसिफेलॉन के लिए। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर वाला क्या था, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट पूरा क्या था, फोर ब्रेन था। तो फोर ब्रेन वाला पोर्शन क्लियर हो गया सबको, क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से लोब्स होते हैं और मेन फंक्शंस क्या है उनके, ठीक है। Yes, sir. अब इसके बाद में हम बात करते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में जितनी बात की थी, ऑल्फैक्टरी लोब जो होगा वो छोटा सा पार्ट है, किससे रिलेटेड होगा, हमारे स्मेल के सेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के अंदर अभी हमने बात की कि मेनली दो पार्ट आते हैं, कौन कौन सा, एक आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और क्या आता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरीके से 4 लोब है टोटल। दिख रहा है क्या डायग्राम में, इस डायग्राम में दिख रहा है क्या, ये देखो दिख रहा है क्या, ये वाला पोर्शन। अब हमें तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन है तो ऐसा प्रोजेक्शन ही दिखेगा, 2 ही दिखेगा, टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं हम सुपीरियर कॉलिकुलस, क्या बोलते हैं इसको, सुपीरियर, इधर ही लिख देता हूं, ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है, ये दोनों क्या है, ये है सुपीरियर कॉलिकुलस। और नीचे वाले जो दोनों हैं वो क्या है, वो है इंफीरियर कॉलिकुलस। ये दोनों पार्ट जो है वो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग बॉडी को मतलब उसके लिए वर्क करते हैं। जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है ये विजन के अकॉर्डिंग, यानी ये ऑप्टिक जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स होना है उसको मेंटेन करेगा। और इंफीरियर कॉलिकुलस जो है वो ऑडिटरी स्टिमुलस जो आ रहा है या ऑडिटरी इंपल्स इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग बॉडी के रिफ्लेक्स को मेंटेन करेगा, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक रिफ्लेक्स जो है वो किससे मेंटेन हो रहा है, वो मेंटेन हो रहा है किसके थ्रू, रेगुलेट हो रहा है किसके थ्रू, सुपीरियर कॉलिकुलस के थ्रू। और इंफीरियर कॉलिकुलस जो है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स को मेंटेन करता है। क्या ये बात समझ में आ गई किस तरीके से काम करते हैं मिड ब्रेन के अंदर कॉलिकुलस। देन दूसरा पार्ट देखो, ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसे कई बार हम सेरेब्रल पेडंकल भी बोल देते हैं, या फिर इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं क्रूरा सेरेब्राई। क्रूरा सेरेब्राई क्या है, क्रूरा सेरेब्री भी बोलते हैं। क्रूरा सेरेब्री क्या है, क्रूरा सेरेब्री जो है वो सिंपली एक ऐसा नर्वस ट्रैक्ट है, न्यूरॉन का ट्रैक्ट है ये एक्चुअल में। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूरॉन्स जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं और कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं किसके बीच में, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन जो मिड ब्रेन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम करेगा। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रूरा सेरेब्राई। क्लियर हो गई क्या। तो ये मिड ब्रेन का पार्ट है और मिड ब्रेन का फंक्शन जो है वो भी तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हैंड ब्रेन की बात करेंगे। अब हैंड ब्रेन की बात करें उससे पहले एक बार जो ब्रेन स्टेम है वो क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये हैंड ब्रेन वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये तो कॉलिकुलस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो गया, ये क्रूरा सेरेब्राई अभी जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें। अब यहाँ पर इसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो पूरा हैंड ब्रेन है। तो ये मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन का ये पूरा पोर्शन मिलके मिडल ऑब्लांगेटा तक ये बनाता है क्या, ब्रेन स्टेम। यानी ये डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है,
ये डायग्राम में तुम्हें मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन तो दिख ही रहा है, लेकिन मेनली क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें, ब्रेन स्टेम दिख रहा है, ब्रेन स्टेम का डायग्राम। ठीक है, कोई पूछेगा कि ब्रेन स्टेम जो है वो किससे बनता है, तो क्या बोलोगे? ब्रेन स्टेम जो है वो बनता है मिड ब्रेन, हाँ मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन दोनों से। और हैंड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, ये वाला सेंटर वाला, मतलब जो एक पूरा स्टेम के जैसे दिख रहा है, ये वाला नहीं, यानी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों मिलके क्या बना रहे, ब्रेन स्टेम। क्या क्या बना रहे, एक तो तुम्हारा इसमें आ गया मिड ब्रेन, दूसरा आ गया पॉन्स, और तीसरा आ गया मेडुला। तो ये तीनों मिलकर के ब्रेन स्टेम बना देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हैंड ब्रेन और उसके पार्ट्स की। हैंड ब्रेन के अंदर जो जिसे हम रोम्बेनसेफेलॉन भी बोल रहे थे, उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? एक है तुम्हारा ये वाला पोर्शन जिसे हम बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा पोर्शन जो है वो ये वाला पार्ट, पॉन्स, पॉन्स वेरुलाई भी बोलते हो, पॉन्स। और थर्ड पोर्शन जो है वो ये नीचे वाला पोर्शन जिसे हमने क्या बोल दिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब सेरिबेलम वाला पार्ट जो है, सेरिब्रम के बाद में सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन जो है उसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर भी हम क्या देखते हैं, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्शन जो है वो छोटे छोटे से बने होते हैं। आउटर पार्ट जो होता है, देखो ब्रेन के अंदर जो आउटर पार्ट है वो व्हाइट मैटर होता है कि ग्रे मैटर होता है? ब्रेन के अंदर आउटर पार्ट व्हाइट मैटर की ग्रे मैटर, बताओ? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। तो यहाँ पर भी आउटर पार्ट जो है वो क्या होगा, वो ग्रे मैटर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आउटर पार्ट जो है वो क्या होगा, वो ग्रे मैटर ही होगा। और उसके अंदर भी हमको डिप्रेशन वगैरह दिख रहे होंगे। अंदर की तरफ होगा व्हाइट मैटर। ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला, वो तो ये वाला पोर्शन जो था ये तो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर। और अंदर की तरफ जो पार्ट है ये है व्हाइट मैटर। तो अब यहां पर तुमने क्या देखा, यहां पर तुमने देखा कि व्हाइट मैटर जो है वो ग्रे मैटर के अंदर प्रोजेक्ट हो गया है, हो गया कि नहीं? यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ, ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये तो ग्रे मैटर है, तो ग्रे मैटर है। अंदर वाला पोर्शन जो है वो व्हाइट मैटर है। और व्हाइट मैटर वाला पोर्शन जो है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट हो गया है। और प्रोजेक्ट होकर के क्या कर रहा है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बना रहा है। इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्बरविटी। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोल देते हैं, आर्बरविटी, या फिर इसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। तो पूछेगा ट्री ऑफ लाइफ क्या होता है, तो बोल दोगे ट्री ऑफ लाइफ जो है वो आर्बरविटी को बोलते हैं। जहां पर हम देखते हैं क्या, जहां पर हम देखते हैं कि सेरिबेलम के अंदर जो व्हाइट मैटर वाला पोर्शन है वो ग्रे मैटर में प्रोजेक्ट होकर के ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, उसे हम बोल देते हैं आर्बरविटी। क्लियर हो गई इतनी बात? ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है बच्चों? देखो यहाँ से न्यूरॉन्स निकलते, 3 टाइप के न्यूरॉन्स जो है वो निकलते हैं, पेडंकल्स वगैरह जो है वो निकलते हैं। कुछ जो है एंटीरियर वाला जो है एंटीरियर सेरेब्रल पेडंकल यहाँ पर मिड ब्रेन से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा एंटीरियर पार्ट में, यानी फोर ब्रेन वाले पोर्शन में। कुछ जो है वो आ जाएगा यहाँ पर पोन्स के अंदर, और मिड ब्रेन के अंदर कुछ जो है वो चला जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ से नर्व जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाते हैं। अब यदि सेरिबेलम के भी फंक्शन की बात करें कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है बताओ तो, किसी को बताओ तो बता दो। सेरिबेलम तो ये मेनली जो है हमारी बॉडी की बैलेंस में हेल्प करता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में, यानी जब हम चल रहे हैं या हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो सेरिबेलम जो है वो फॉर्म बनाता है। ठीक है, अब
क्या होगा यहाँ पर, अब उसके लिए ना, उसके लिए जरूरी क्या है, क्योंकि तुमको पता होगा हमारी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है, बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? ईयर। यस, वेरी गुड, ईयर। हमारी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन जो है वो तो ईयर है, लेकिन वो ईयर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ब्रेन के अंदर आ रही है। वो ब्रेन के अंदर कहाँ पर आ रही है? वो ब्रेन के अंदर आ रही है, सेरेबेलम के अंदर। और यहाँ पर जो है हमारी बॉडी की बैलेंसिंग की प्रोसेस जो है वो क्या होती है? रेगुलेट होती है। और तुमने एक बात और भी सुनी होगी कि यदि कोई पर्सन ड्रिंक करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसके बाद में यदि वो लड़खड़ा के चल रहा है, तो इसका मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है? ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा भी होगा जरूर से अपनी लाइफ में। तो after consuming alcohol, if person is not able to maintain normal gait or balance, it is due to, क्या होता है? It is due to effect on cerebellum. तो सेरिबेलम के ऊपर अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने से नेगेटिव इफेक्ट होता है, और इस वजह से कोई पर्सन जो है वो अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। देन इसके बाद में ये तो हो गई बात सेरिबेलम की। इसके बाद में बात करते हैं पॉन्स की। इसके बाद में बात कर लेते हैं पॉन्स फेरुलाई की। पॉन्स, अच्छा, सेरिबेलम के अंदर एक सिंगल लोब होता है कि दो लोब होते हैं? ये जो दिख रहा है ये, यदि ब्रेन को हम देखेंगे तो सेरिबेलम के अंदर सिंगल लोब, दो लोब है, दो लोब है। ये देखो, एक ये वाला लोब है और एक ये वाला लोब, दो मेन लोब होते हैं इस तरीके से, सेरिबेलर लोब। और बीच में जो स्पेस या बीच में जो एक स्लाइड छोटा लोब होगा उसे क्या बोलते हैं? मान लो ये एक सेरिबेलम का लोब हो गया, एक ये सेरिबेलम का लोब हो गया, बीच में जो कनेक्शन होता है यहाँ, उसे क्या बोलते हैं? इसको वर्निक्स, वर्निक्स बोलते हैं। ऊपर की तरफ वर्निक्स और नीचे की तरफ क्या होगा? पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर हमें इस डायग्राम में पॉन्स दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो अब पॉन्स फेरुलाई के बारे में। पॉन्स जो है ये एक्चुअल में कौन सा पार्ट हो गया? वेंट्रल पार्ट या इंफीरियर पार्ट? ये डोर्सल पार्ट था, ये वेंट्रल साइड होगा। पॉन्स वेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन, situated just below the cerebellum. सेरिबेलम के नीचे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पॉन्स वाला पोर्शन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और पॉन्स के अंदर भी सेंटर्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए। सेंटर्स फॉर सम एक्टिविटीज आर प्रेजेंट इन पॉन्स ऑल्सो। एक तो क्या कर रहा है? एक तो ये ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा है, न्यूरॉन के लिए ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर सेंटर प्रेजेंट है पॉन्स के अंदर। कौन सी? कोई एग्जांपल बताओ। सर फोर्स फॉर ब्रीथिंग के लिए। यस, पोंटाइन सेंटर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए अंदर जो हमने पोंटाइन सेंटर देखा था, कौन कौन से? न्यूमोटैक्सिस सेंटर, याद है? यस सर। न्यूमोटैक्सिस सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये सारे कहां पर प्रेजेंट है? ये पॉन्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो पॉन्स ऐसी एक्टिविटीज के लिए साइट होता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के भी फंक्शंस तो तुमने पढ़े हुए हैं। देखो, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये वाला पोर्शन, मेडुला ऑब्लांगेटा ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है? जो ब्रेन स्टेम का लोवेस्ट पार्ट है। और ये क्या होता है? ये फोरामेन मैग्नम से, कौन सा पोर्शन है जो फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलता है? यही वाला पोर्शन,
फोरामेन मैग्नम कहाँ पर है? सर लास्ट में रहता है, नीचे में, जो स्पाइनल कॉर्ड को occipital। जोड़ता है इससे। ऑक्सीपिटल बोन जो है उसके अंदर। तो ये क्या कर रहा है, ये एग्जिट्स द क्रेनियम थ्रू फोरामेन मैग्नम ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन जो है उसका फोरामेन मैग्नम जो है उससे ये बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा, कंटिन्यूज इन स्पाइनल कॉर्ड। किस में कंटिन्यू हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करने वाला पार्ट हो गया, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन जो है वो क्रॉस करते हैं। साथ ही क्या होता है, मैनी सेंटर्स फॉर ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज, मैनी सेंटर्स फॉर ऑटोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलेशन is present in medulla। कौन सी एक्टिविटी? जो सिस्टम्स हमने पढ़े अभी उसके अकॉर्डिंग, जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो है उसके लिए, या फिर तुमने पढ़ा मिक्चुरेशन के लिए पढ़ा। वेरी गुड, मिक्चुरेशन के लिए सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए सेंटर यहाँ पर है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद में कार्डियक रेगुलेशन के सेंटर यहाँ पर है कि नहीं? कार्डियक रेगुलेशन। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ साथ कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, इनके सेंटर्स भी कहाँ पर होंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होंगे। कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन सब के सेंटर्स भी यहाँ पर होंगे। क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? चलो अच्छी बात है। तो ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ब्रेन वाले पार्ट में कंप्लीट होने के बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में कोई बार पूछ सकता है कोई तुम्हें, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है इसे हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। इमोशनल ब्रेन यानी हमारी फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो सारी कंट्रोल होती है लिम्बिक सिस्टम से। लिम्बिक सिस्टम कहां पर होता है? देखो ये लिम्बिक लोब लिखा हुआ है, यहां पर होता है लिम्बिक सिस्टम। यानी हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन यहां पर होता है एमिगडेला या एमिगडेलॉइड बॉडी, यहां पर होगा अमिगडेला, यहां पर इस जगह पर, ठीक है। इसके ठीक पास में, इसके ठीक पीछे हिप्पोकैम्पस होगा, इसके ठीक पीछे यहां पर हिप्पोकैम्पस होता है कुछ यहाँ पर, मान लो इस तरीके से। ये पार्ट जो है वो हिप्पोकैम्पस है और यही दोनों साइड में, और यही जो है वो ऊपर की तरफ लिम्बिक लोब जो है वो भी बना रहा है, कंटिन्यू हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से बनता है लिम्बिक सिस्टम। और आगे की तरफ जाकर के यहाँ से ऑल्फैक्टरी लोब वाला पोर्शन जो है वो इससे कनेक्ट होता है। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, इसमें हाइपोथैलेमस वाला पार्ट भी आ रहा है, कुछ पार्ट कॉर्टेक्स वाला भी आ रहा है। तो ये पूरा जो है वो बनाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन इंक्लूड हो रहा है? अभी मैंने 2 नाम बताया, वो ध्यान रखना। एक तो एमिगडेला, एक हिप्पोकैम्पस। तो ऐसे कुछ बॉडीज जो है या न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? लिम्बिक सिस्टम के अंदर। और ये हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, लाइक फीलिंग ऑफ लव, इमोशन, इन सबको कंट्रोल करता है। कई बार तुम्हें पूछेंगे कि ना जो डायंसिफेलॉन वाला पोर्शन है वो किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो उसमें फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ हेट, ये सारी चीजें भी किससे कंट्रोल होती हैं? इस पार्ट से ही कंट्रोल होती है। या तो डायंसिफेलॉन आंसर जाएगा या फिर लिम्बिक सिस्टम दिया हो तो लिम्बिक सिस्टम आंसर कर दोगे। क्लियर हो गई बात? तो ये लिम्बिक सिस्टम थोड़ा सा अलग से ध्यान रख लेना। तो अब इसके बाद में हम पढ़ने के लिए तैयार हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, अच्छा वेंट्रिकल्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। वेंट्रिकल्स के बारे में हालांकि ज्यादा कुछ अपने सिलेबस में एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, बट एक बार नाम एटलीस्ट देख लो कि हमारे ब्रेन के अंदर कौन कौन से वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके अंदर होता है लेटरल वेंट्रिकल, जिसको हम बोलते हैं पैरासील।
पैरासील क्या बोल रहे हैं, लेटरल वेंट्रिकल। देखो ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल जो है वो फोरामेन ऑफ मोनेरो के थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू फोरामेन ऑफ मोनेरो, इसके थ्रू ओपन हो जाता है किसके अंदर, डायंसिफेलॉन वाला जो पोर्शन है वहां पर वेंट्रिकल होता है, कौन सा, थर्ड वेंट्रिकल। पैरासील जो है उसको हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, ये ओपन हो जाता है डायासील के अंदर। डायासील कौन सा है, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। और डायासील जो है उसके बाद में एक लॉन्ग चैनल जैसी स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वीडक्ट। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। सर ये तो हाइंड ब्रेन में होता है क्या, एक्विडक्ट वाला? यस, सेरेब्रल एक्वीडक्ट जो है वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, समझ गए, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल के बाद में डायंसेफेलॉन में उसके बाद में मिड ब्रेन आएगा, तो मिड ब्रेन वाले पोर्शन में और उसके नीचे हाइंड ब्रेन वाला जो पोर्शन है वहां तक प्रेजेंट होगा क्या, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। ये चैनल है ना, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। वेंट्रिकल का मतलब क्या, स्पेस जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा है, क्या भरा हुआ है, CSF भरा हुआ है। तो सेरेब्रल ऑफ एक्वीडक्ट जो है वो ओपन हो जाता है किसके अंदर, मेटासील के अंदर। ये हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है, मेटासील जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है। इसे हम क्या बोल देते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। तो ऐसे 4 वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में कुछ प्लेक्सिस है जो क्या करता है, जो काम करता है CSF को सिक्रेट करने का। मान लो यहाँ पर एक प्लेक्सिस है किसके अंदर, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर। ऐसे ही एक प्लेक्सिस जो है वो प्रेजेंट है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं हम कोरोइड प्लेक्सिस, कोरोइड प्लेक्सिस, कोरोइड प्लेक्सिस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर CSF को सिक्रेट करेंगे। और जो हैंड ब्रेन वाला पोर्शन है, मेटासील वाला पोर्शन है, यहाँ पर 2 ओपनिंग होती है जिससे ये ऊपर जाता है। मतलब यहाँ से यदि आ रहा है अंदर CSF, तो कोई पार्ट ऐसा होना चाहिए जहां से वो बाहर भी निकले। यहाँ से यदि आ गया तो यहाँ पर आकर के 2 फोरामेन होते हैं, ऊपर और एक नीचे। कौन कौन से होते हैं, फोरामेन ऑफ लुश्का और फोरामेन ऑफ मोनेरो, फोरामेन ऑफ मोनेरो नहीं, फोरामेन ऑफ, इसका नाम जो है इसका नाम फोरामेन ऑफ मोनेरो नहीं होगा, ठीक है, फोरामेन ऑफ लुश्का। ये एक कॉमन फोरामेन के थ्रू ओपन हो रहा है। नाम जो है इसका फोरामेन ऑफ मोनरो नहीं बोलेंगे हम। फोरामेन ऑफ मोनरे जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, वो प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ, जहां से ये जो CSF है वो क्या हो जाएगा, वो वापस से बाहर निकल जाएगा ब्लड में। तो इस तरीके से CSF का अंदर की तरफ सर्कुलेशन चलता रहता है। तो तुम सिर्फ वेंट्रिकल्स के नाम ध्यान रखना, पैरासील, डायासील, मेटासील, ये वेंट्रिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद में देखो, ठीक है, अब इसके बाद में देखो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ से ब्रेन से मेडुला ऑब्लोंगेटा निकला और कंटिन्यू हो गया किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में। क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे हम ब्रेन के अंदर देख रहे थे, ब्रेन के अंदर बाहर की तरफ क्या है, आउटर जो है वो है ग्रे मैटर, और इनर क्या है, इनर है व्हाइट मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आउटर वाला जो है वो हो जाएगा व्हाइट मैटर, इनर हो जाएगा ग्रे मैटर। आउटर व्हाइट मैटर और इनर जो है वो क्या होगा, वो होगा ग्रे मैटर। और ये ब्रेन से निकलने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या होगा, वो जो स्पाइनल कैनाल है वर्टिब्री के अंदर, उसके थ्रू पास होता है। इसके ऊपर भी जो कवरिंग होती है, मेनिंजेस जो होते हैं वो लाइक ब्रेन ही होते हैं। यहाँ पर भी ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर होगा। एरेक्नॉइड के नीचे CSF होगा, बीच में सेंट्रल कैनाल होती है। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर भी CSF भरा होता है जो वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। कहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगा, L1 जो है देख रहे हो, L1 तक है ये, यानी
spinal cord terminates at L1 level. L1 लंबर वर्टिब्री जो है वहां पर आकर के टर्मिनेट होता है. जब ये टर्मिनेट होता है उसके ठीक पहले क्या करेगा, ये एक कोनस मेडुलरिस थोड़ा सा फूला हुआ सा स्ट्रक्चर बनाएगा. यानी यहाँ पर यदि हम देखें जूम करके तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, हमें यहाँ पर दिखेगा कि ये कुछ इस तरीके से एक कोनस मेडुलरिस नाम की स्ट्रक्चर जो वो बना रहे हैं. ये इस तरीके से फूल गया है. इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं हम कोनस मेडुलरिस. कहाँ पर है, L1 के जो L1 जो है उसके ऊपर ऐसा प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है. इसके बाद में हम देखते हैं कि ड्यूरल सीट्स जो है वो या जो मेनिंजेस है वो नीचे तक कंटिन्यू होते हैं. मेनिंजेस नीचे तक आते हैं. किस लेवल तक आते हैं मेनिंजेस जो है वो S2 लेवल तक आएंगे, S2 तक. ठीक है. ड्यूरल शीट कहाँ तक प्रेजेंट होगी, S2 तक. और यहाँ पर आकर के यानी इसके बीच में सिर्फ क्या भरा हुआ होगा, CSF भरा हुआ होगा. तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि यदि हमें डायग्नोसिस करना है कि ब्रेन के अंदर कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसके लिए CSF का कलेक्शन करना है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कलेक्शन करना है, तो कहाँ से करेंगे, कलेक्टेड एट द लेवल ऑफ, कौन से लेवल पे कलेक्ट करते हैं, सकते हो क्या कोई बच्चे, L1 के बाद. L1 के बाद में कौन से लेवल पे, L1 के बाद में करेंगे. ये बिल्कुल सही बात है कि L1 के बाद में करेंगे. कौन से लेवल पे, कहां तक है ये देखो, ये S2 तक आ रहा है, इस जगह पे करेंगे हम. इस जगह पे मतलब L2 छोड़ दो, L3 L4 के बीच में, L3 L4 के जो है बीच में, यहां से हम कलेक्ट करते हैं क्या, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है. और ये S2 तक कंप्लीट हो गया. उसके बाद में S2 के बाद में ये थ्रेड की फॉर्म में हमें दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं फाइलम टर्मिनेल. क्या बोल देते हैं, फाइलम टर्मिनेल. फाइलम टर्मिनेल जो है वो लास्ट तक रहेगा, कॉक्सिक्स तक रहेगा. ठीक है. तो ध्यान रखना कि स्पाइनल कॉर्ड L1 लेवल पे टर्मिनेट हो जाता है. L2 L3 के बीच में हम क्या कर सकते हैं, एस्पिरेशन कर सकते हैं CSF का. ठीक है, डायग्नोसिस पर्पस के लिए. देन इसके बाद में S2 लेवल तक ये ड्यूरामीटर जो है वो फ्यूज होकर के क्या कर देता है, फाइलम टर्मिनेल बना देता है. और इस लेवल पे हम यदि न्यूरॉन्स की स्टडी करेंगे, जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स है, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स है, तो स्पाइनल नर्व्स जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे आती हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा एक्विना. तो कॉर्डा एक्विना लाइक स्ट्रक्चर जो है वो L2 लेवल के नीचे प्रेजेंट होगी. many spinal nerves after conus medullaris forms कॉर्डा एक्विना. हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कॉर्डा एक्विना. ऐसी स्ट्रक्चर ये बना देता है. ठीक है. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी ग्रॉस स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हमने देख लिया. अब थोड़ा सा हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो इस तरीके का दिखेगा. क्या क्या चीजें दिखेगी इस डायग्राम में, हमको क्या क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है वो एंटीरियर पार्ट जो है वो वेंट्रल है, पोस्टीरियर पार्ट जो है वो डॉर्सल है. देखो क्या हुआ, आउटर पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है. ऑलमोस्ट फ्यूज होता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ये वाला पार्ट है डॉर्सल, ये वाला पार्ट है वेंट्रल. ठीक है. और यहाँ पर सेंट्रल कैनाल है. और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर व्हाइट मैटर बाहर होगा, ग्रे मैटर जो है वो अंदर की तरफ होगा. तो ग्रे मैटर वाला पोर्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, और हॉर्न जो है उसका फॉर्मेशन करता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से. क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर ये डॉर्सल जो है, यहाँ पर डॉर्सल मीडियन सल्कस या पोस्टीरियर सल्कस. ये वाला जो है इसको बोल दोगे एंटीरियर
सल्कस। ये जो कैनाल है इसको बोल देते हैं सेंट्रल कैनाल, इसमें CSF होगा। ये ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर। बाहर वाला जो है वो क्या है, व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर। ये वाला जो हॉर्न है इसे हम बोल देंगे डोर्सल हॉर्न। इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे वेंट्रल हॉर्न। और साइड में जो है उसे क्या बोल दोगे, लेटरल हॉर्न। तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि जो डोर्सल हॉर्न वाला पार्ट होता है ये मोस्टली कैसा होता है, ये सेंसरी वाला होता है, ठीक है, सेंसरी। और जो वेंट्रल हॉर्न वाला पोर्शन होता है वो मोस्टली क्या देखते हैं हम, मोटर वाला होता है। मोटर न्यूक्लियाई वगैरह जो है मोस्टली इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगी। अब हालांकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में काम करेगा। मतलब यहीं से न्यूरॉन आएगी, वो सेंसरी मोटर एंड रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करेगी। यहीं पे न्यूरॉन्स होंगे, वो बहुत सारे ऑटोनोमिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करेंगे। तो मिक्स टाइप के होते हैं। बट यदि कॉमनली देखें तो डोर्सल हॉर्न जो उसको हम सेंसरी मानेंगे, और जो वेंट्रल है उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। क्लियर हो गई बात इतनी सबको? अब डिटेल जो है, और अच्छा ये कमीशर है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम ग्रे कमीशर। कनेक्शन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमने इस लेक्चर में पढ़ लिया है। और अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो Yes. इतना क्लियर है सबको? इतने में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। देखो हमने थोड़ा सा एनसीईआरटी में जितना दिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है, और इसमें इस चैप्टर में थोड़ी जरूरत भी पड़ती है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर। तो सिर्फ एनसीईआरटी यदि पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर नहीं होंगी, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो आज पढ़ लेना एक बार अच्छे से, घर पे जाके एनसीईआरटी की बुक भी अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी डाउट्स आएंगे वो कल मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। बाय फ्रेंड्स।